Hello student, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Exemplar Classes और आप देख रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैथमेटिकल पोर्शन को बाईपास करते हुए मैं सीधे डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को और उसमें हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गाय-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड वन मोर थिंग जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, दैट इज़ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस जो आपके सराउंडिंग में है उसके स्ट्रक्चर्स को, दो सब्सटेंस आपस में मिल करके क्या नए सब्सटेंस बनाते हैं। साथ में देखते हैं कि अगर फिजिकल एनवायरनमेंट को बदला जाए तो उन सब्सटेंस के ऊपर क्या असर होता है। तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ये लगभग 1700 से शुरू हुआ था। तो हमारे पास शुरू में 5 बेसिक लॉ थे जिसके बेसिस पर हम ये कह पाते थे कि कौन से सब्सटेंस मिल करके कैसे सब्सटेंस बनाएंगे और उसी सारे लॉज को कंप्राइज करके बनाया गया आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो उसमें जो सबसे पुराना लॉ है दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लेट्स सी दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय एंटोनियो लावोजियर इन 1789 और ये है उनका स्टेटमेंट। काफ़ी छोटे क्लास से आप इस बारे में अवेयर हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करूँगा, दैट इज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल प्रोसेस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा एक वर्ड, अगर केमिकल प्रोसेस है तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो वहाँ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड नहीं होता है। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन है E इज़ इक्वल्स टू mc², इन फैक्ट टू बी प्रिसाइज इट इज़ डेल्टा mc²। हाँ, यहाँ मास कंजर्व नहीं होते हैं क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पर याद रखिए वो एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। इसलिए जब मैंने इस डेफिनेशन को लिखा है तो मैंने यहाँ पर इस वर्ड को इंसर्ट कर दिया, दैट इज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। यानी अगर रिएक्शन शुरू होने के पहले लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे तो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मैं ज़रा एक एग्जांपल से आपको समझा दूँ, बड़ा बेसिक सा आपको ले लेता हूँ। एक केमिकल रिएक्शन है H2 + O2, लेट्स से इट इज़ गिविंग यू 2H2। ये आप क्लास 10 में भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो जो हाइड्रोजन के एटम हैं, अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के एटम है, अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के एटम है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस देखते हैं तो वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस ज़रूरी नहीं होता है। तो ऐसे प्रोसेस जहाँ एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते वो प्रोसेस केमिकल प्रोसेस कहलाएंगे, राइट। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल प्रोसेस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेट्स से मैंने रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस ले लिए A एंड B, इट कुड बी एनी कंपाउंड। A एंड B कंबाइन होकर के नए सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ C+D। केमिकल रिएक्शन जो आपने 10th में पढ़ा था, दैट इज़ व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें नए सब्सटेंस विथ न्यूअर प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। तो मान लेते हैं कि इस A का मास है m, लेट से B का मास है n एंड लेट से C का मास है x, D का मास है y। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है m + n, ये हो गया आपका मास ऑफ रिएक्टेंट, इट मस्ट बी इक्वल्स टू x + y, राइट। आप जो रिएक्शंस को बैलेंस करते हो स्टाइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा करके, वो दरअसल इसी का एक एप्लीकेशन है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसी से मैं दिखा दूँ, H2 + O2 इज़ फॉर्मिंग you H2O, सो यू हैव दिस। नाउ सी दिस, अगर आपको एक एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्लियर है तो देख लीजिए, 2 × 2 H2, इसका एटॉमिक वेट है 1, 2 हैं तो हो गए 2, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 16 × 2, और यहाँ पर 2 × ये 2 + 16, सो सॉल्व इट। ये 4, दिस इज़ 32, इट कम्स एज 36। तो आप रिएक्टेंट का मास कितना देखते हैं, दैट इज़
दो 36 पार्ट, फिलहाल मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पार्ट, आई एम नॉट यूजिंग ग्राम और एनीथिंग, क्योंकि वो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 × 18 दैट इज 36 पार्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर आपने 10th में ग्राम में देखा था तो 36 ग्राम रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा? 36 ग्राम ही बनेगा। यानी मास का ना तो लॉस हुआ, 36 ग्राम है तो 35 भी नहीं होंगे, कम नहीं होगा, 37 भी नहीं होंगे। देखिए दोनों बराबर है, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्योंकि आप क्लास 11th में हैं तो हर लॉ को हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। देखते हैं एक न्यूमेरिकल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ है 0.22 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, इट इज़ नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन और क्लोरीन इन एनीथिंग एल्स, it only contains carbon and hydrogen. On complete combustion, यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है 0.9 ग्राम वाटर एंड 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको बताना है, आपको इनफैक्ट शो करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सी मैं एक अप्रॉक्सीमेट रिएक्शंस देखता हूँ। सी CHY यही कुछ हाइड्रोकार्बन होगा। कंप्लीट कंबशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है? CO2 एंड H2O। मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाना है, तो जो जो डेटा आपको दिए हुए हैं मैं पहले उसे यहाँ पर लिख दूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका मास आपको कितना दिया होगा? 0.22 ग्राम। ऑक्सीजन आपको कुछ नहीं कहा गया, वाटर 0.9 ग्राम और हाइड्रोजन 0.44 ग्राम। नाउ ज़रा सोच करके देखिए, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका सोर्स क्या है? कैन आई से ये कार्बन जो हाइड्रोकार्बन में है वही कार्बन डाइऑक्साइड में जा कर के कार्बन के फॉर्म में CO2 बना। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद कंबाइन हो गया ऑक्सीजन से। क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन इन वाटर कम्स फ्रॉम दिस हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 0.44 ग्राम जो CO2 है उसमें कार्बन कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे, 0.9 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना वो कैलकुलेट कर लेंगे, और दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। अगर आपको डाउट है तो जो सेंटेंस मैंने कहा उसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। दैट इज कार्बन which is present in carbon dioxide must come from hydrocarbon, and the hydrogen which is present in water must come from this hydrocarbon. So let's calculate the weight. तो मैंने लिखा that is weight, और चलिए लिख देता हूँ मास। जब मास वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो मैं मास ही लिखूँगा। The mass of carbon in 0.44 ग्राम CO2 इज इक्वल्स टू कितने होंगे? छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम जो आप 10th में बहुत करते आए होंगे। CO2 एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। CO2 का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 + 2 × 16 दैट इज़ 32 प्लस दिस इज 44। और H2O का भी एटॉमिक मास लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 × 2 + 16 दैट इज़ 18। ये अगर आप देखो तो आप क्या कह सकते हो, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है? 12 ग्राम है। ये रहा एक, ये इसका वेट है, इसमें कार्बन कितना? 12। सो 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? सो 1 gram CO2 will contains 12 by 44 ग्राम कार्बन। हेंस मुझे कितना कैलकुलेट करना था इसमें? हेंस 0.44 ग्राम CO2 contains
This is 0.44 into 12 divided by 44 gram of carbon. वेल सॉल्व करके देख लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा. इट विल कम्स है 0.12 ग्राम. कैलकुलेशन मैंने मन में ही कर लिया है और उम्मीद है ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं. सेम वे इफ़ आई नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इन 0.9 ग्राम H2O, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका. यहाँ देखिए 18 ग्राम आपका वाटर है, 18 ग्राम H2O कंटेन्स. इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम. सी दिस, इट इज जस्ट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट. सो देयरफॉर 1 gram H2O will contains 2/18 gram of hydrogen. Therefore 0.9 gram H2O will contain 2/18 into 0.9. So 2 9s, it will come as 0.10 gram hydrogen. Clear? तो अब आप देख लीजिए यहाँ 0.4 ग्राम क्या आया था? कार्बन. ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट में इतना था कार्बन, इतना था हाइड्रोजन. दोनों को जोड़ दीजिए. एड इट. 0.12 ग्राम कार्बन प्लस 0.10 ग्राम हाइड्रोजन विल गिव यू 0.22 ग्राम कार्बन प्लस हाइड्रोजन. देखिए हाइड्रोकार्बन कितना था? 0.22 ग्राम. तो जो रिएक्टेंट का मास था कार्बन हाइड्रोजन का, वही मास प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है. हेंस इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक बार फिर से देख लीजिए, 2-3 बार खुद से बनाइए. ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा. अब देखते हैं दूसरे लॉ की. वेल सो इट्स द टाइम टू सी द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. आपके बुक में, आप अगर एनसीईआरटी का बुक देख रहे हो तो आपको मिलेगा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, पर इसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के 10 साल के बाद ये आया था और इसे एक फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने प्रेजेंट किया था और उन्होंने ही इस स्टेटमेंट को दिया है, दैट इज सेम कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम और द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मेड. मतलब क्या है, जरा मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ. लेट्स से वाटर का फार्मूला आप जानते हो H2O, दैट इज H2O. H2O चाहे आपके घर में हो जो टैप में आ रहा है, नदी में हो तो भी वो H2O है, और समुद्र में चले जाइए सी में तो भी H2O है, नाले में है तो भी H2O है, बादल के थ्रू अगर रेन ड्रॉप के फॉर्म में आ रहा है तो भी H2O है, राइट. इसका मतलब क्या हुआ? आप जहाँ भी H2O को देखोगे उसमें 2 पार्ट होगा हाइड्रोजन और 1 पार्ट क्या होंगे? 1 पार्ट ऑक्सीजन. वेल तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि ज़रा वेट के फॉर्म में देखें, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन. तो जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो वो 2 ग्राम हाइड्रोजन, या मैं कहूँ 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन के मिलने से बना होगा. इट डजेंट मैटर आपने सैंपल कहाँ से लिए. ना, इसका एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है? मान लीजिए आपने एक सुना होगा हैवी वाटर, दैट इज D2O. यहाँ पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होंगे. इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी तो बदल जाती है. अब अगर आप देखोगे तो ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है? 2. या फिर अगर मैं कहूँ से CO2, तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 एंड C14. तो जब हम CO2 की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल CO2 आपका है वो कार्बन के 12 आइसोटोप से बना हुआ होता है, जिसे आप कार्बन डेटिंग के भी फॉर्म में जानते हैं, पर कार्बन डेटिंग यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप से कैलकुलेट होता है. तो CO2 एक आइसोटोप से अगर बनेगा तो चाहे आप कहीं भी लीजिए ये CO2 ही रहेगा. आप अगर यहाँ देखें तो मैं इसको कह सकता हूँ, इसमें लेट्स से इट इज C12 आइसोटोप. ना अगर अब मैं CO2 ले लूँ पर ये C13 आइसोटोप्स है तो बात अलग हो जाएगी.
यहाँ पर अगर आप देखोगे कितना पार्ट, सो 12 पार्ट कार्बन एंड दिस इज 32 पार्ट ऑक्सीजन। तो हमने क्या कहा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जहाँ पर भी आप CO2 ऑब्टेन करें, चाहे आप कैसे भी ऑब्टेन करें, 12 पार्ट कार्बन होगा, 32 पार्ट ऑक्सीजन होंगे ही होंगे। पर मान लीजिए कि ये C13 के आइसोटोप से बना हुआ है, तब आप ऐसे में क्या देखोगे, कार्बन आपका कितना हो जाएगा 13 पार्ट और यहाँ 32 पार्ट्स, राइट। तो यहाँ आप अगर देखो तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वायलेट होते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेम आइसोटोप्स पर अप्लाई होता है, दैट इज द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम वन आइसोटोप, राइट। कंपाउंड obtained from one isotope, right? well, तो ये भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है और वी सॉ द डेफिनेशंस। इस चीज़ को और क्लियर करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं और दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया है। और देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ लिखा हुआ आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड में यानी कॉपर की वैलेंसी होगी 2, फार्मूला CuO। सो CuO इज ऑब्टेन्ड। तो जो पहला आप देखेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आई कैन से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंट 1, 1.37 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड was reduced by heating a current of hydrogen and the weight of copper that remaining was this much। तो जरा हम लोग इस चीज़ को शॉर्ट में लिख देते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसे वह छोड़ देते हैं, जो केमिकल प्रोसेस है दोनों एक्सपेरिमेंट में अलग अलग होंगे। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा, तो 1.375 ग्राम। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक जो कुछ डेटा दिया हुआ रहता है वर्ड फॉर्म में, उसको एक ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। और यहाँ कॉपर कितना बचा रह गया, 1.098 ग्राम, राइट। ये हो गया मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड हियर। इसके बाद देखिए इन अनदर एक्सपेरिमेंट, यानी अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिजॉल्व विथ नाइट्रिक एसिड। तो एक छोटा जो आप पढ़ करके आए होंगे, दैट इज HNO3। So this is the second experiment where we have copper 1.179 gram when dissolved with nitric acid it formed copper nitrate, और हीट करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला है कॉपर ऑक्साइड, राइट। 2 सैंपल हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और मुझे दिखाना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक इजी थिंग ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन है, कोई एक एलिमेंट कंसिडर कर देते हैं। लेट्स से आई कंसिडर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में सेम है, तो यानी कॉपर का परसेंटेज इसमें और कॉपर का परसेंटेज इसमें भी सेम होगा। और अगर दोनों ही सेम है, यानी ये मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। सो लेट्स कैलकुलेट that is the weight of oxygen कितना होना चाहिए। देखिए मास रिड्यूस हो गया, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड थे, यहाँ सिर्फ कॉपर है, यानी जो बचा हुआ मास है वो क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन होगा। सो 1.37 माइनस 1.098 0.277 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 1.375 into 100, so that's going to give you 2.14%। और जो बचा हुआ होगा वो कॉपर होगा। वेल, ये तो बात हो गई यहाँ की। आप जब इस वाले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर है सिर्फ कॉपर, यहाँ पर
कॉपर ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन ऐड हुए, तो व्हाट कैन आई से, दैट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कॉपर ऑक्साइड का जो टोटल वेट है 1.476, उसमें अगर मैं कॉपर के वेट को घटा दूं तो वेट जो मिलेगा वो किसका होगा, दैट शुड बी द वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 0.297। परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0.297 डिवाइडेड बाय कॉपर ऑक्साइड का वेट ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करके देखेंगे तो 2.14% आएगा। सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द सैंपल इज सेम, hence I can say the percentage of carbon in both the sample will also be the same, copper oxygen in this sample and the weight of copper oxygen in this sample is same, hence it follows the law of constant proportion, right? Hope अब आपको ये लॉ ज़्यादा क्लियर होंगे। वक्त है अब दूसरे लॉ को देखने का। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रेजेंट किया गया था 1803 में, और जिस केमिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था उनका नाम था जॉन डाल्टन, और ये जॉन डाल्टन वही जॉन डाल्टन है जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी है, जो हम लोग इसी चैप्टर में आगे भी देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सबसे पहली चीज़ कॉपी और पेन जरूर निकाल कर रखिए। जब भी मैं ये आपको रीड आउट करता हूँ, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू आप पहले एक बार कॉपी में लिख लें ताकि ये आपको अच्छे से इंप्रेशन के फॉर्म में आ जाए। इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, यानी मान लीजिए कि दो एलिमेंट आपस में मिल करके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। मैं पहले आपको एग्जाम्पल भी लिखते जाऊँ। H2 + O2 मिल करके क्या बना सकते हैं? एक आप जानते हो H2O बना सकते हैं और दूसरा H2O2 बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो करके, तो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, दो कंपाउंड बनाया, एक वाटर और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो व्हाट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड? बॉयज़ गर्ल्स आजकल सभी वो बालों को कुछ ब्राउन करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दोज पीपल डू इट। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है जिसके थ्रू किया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके दो अलग अलग कंपाउंड बनाए, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा लॉ क्या कहता है? देन द वेट ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स विच कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड वेट ऑफ अदर आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो। भाई मैं टीचर हूँ, एक बार बताऊँ क्लियर हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को एक काम करते हैं, पहले एक बैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं। ये कितना ग्राम है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 और यहाँ पर 2 एटम है तो 2 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 8 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम। O2 इज़ 32/2 दैट इज़ 16 ग्राम। कंबाइन होकर के ये 18 ग्राम वाटर बना रहा है, 18 ग्राम वाटर। नो मैटर, मुझे उस पर नहीं देखना है। यहाँ पर भी देखिए 2 ग्राम O2 और यहाँ कितना है? 32 ग्राम ऑक्सीजन। कंबाइन टू फॉर्म H2O2, दिस इज 34 ग्राम H2O2। आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस। आप अगर यहाँ देखें तो पहली चीज़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के वाटर बनाया, तो हमने कहा 16 ग्राम। और वही 2 ग्राम हाइड्रोजन सेकेंड केस में कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो हमने कहा 32 ग्राम दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि ये जो फिक्स वेट में जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं दूसरे के साथ, तो जिसके साथ कंबाइन होकर के वो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे वो आपस में सिंपल रेशियो बियर करेंगे। यानी ऑक्सीजन ऑफ वाटर 16, ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना हो गया? 32। रेशियो निकाल करके देख लीजिए कितना आता है, 1:2। यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। ये सिंपल होल नंबर रेशियो होने चाहिए। ये 7/9 नहीं होगा, 17/32 नहीं होगा, 19/23 नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स रेशियो नहीं होने चाहिए।
वो सिंपल रेशियो होने चाहिए. सो दिस इज आवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. होप इट इज़ क्लियर इनफ जस्ट बाय द थ्योरी. बड़े अच्छे एग्जाम्पल को मैंने लिया है और ये आपका एनसीईआरटी में भी है. अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल. दिस क्वेश्चन एलिमेंट x एंड y फॉर्म द टू डिफरेंट कंपाउंड. और जो दो कंपाउंड है आपको उसका डेटा दिया हुआ है. ये फर्स्ट कंपाउंड का डेटा, उसमें x इतना और y इतना. और यहाँ पर आपका सेकेंड कंपाउंड का डेटा x इज़ गिवन, y इज़ गिवन. आपको इस इलस्ट्रेशन से शो करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है. लेट्स सी, अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड लूँ तो फर्स्ट कंपाउंड में x और y कितने कितने हैं लिख लेते हैं. सबसे पहले डेटा के फॉर्म में लिख लीजिए 0.324 ग्राम और y कितना है 0.471 ग्राम ऑफ y, राइट. एंड इन द सेकेंड कंपाउंड, तो जब आप सेकेंड कंपाउंड को देखेंगे तो x कितना y कितना. लेट्स सी दिस, x इज 0.117 ग्राम एंड y कितना 0.509 ग्राम. वेल, अगर आप यहाँ देखें तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको बराबर करने की ज़रूरत होगी. सो लेट्स से कि मैं x को ही बराबर करूं, तो यहाँ x कितने से कंबाइन हो रहा है, तो मैंने कहा इतने से. यहाँ पर x का जो भी वेट है we can say 0.117 gram of x combined with 0.509 gram of y, right. So if I take 1 gram of x, तो ये कितने से कंबाइन करेगा. वर्ड प्रॉब्लम अपने 10 में काफ़ी सॉल्व किया हुआ होगा. 0.117 वी डिवाइडेड एंड अब x का जो वेट यहाँ पर था, हम इस वेट को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज 0.324 ग्राम ऑफ x. यानी अगर 0.324 ग्राम ऑफ x है तो उसी रेशियो में यहाँ कंबाइन होगा एंड दैट कम्स एज 0.509 डिवाइडेड बाय 0.117 मल्टीप्लाइड बाय 0.324. सॉल्विंग वी विल गेट 1.4095 ग्राम, राइट. तो अगर x का वेट 0.32 ग्राम हो तो पहले कंपाउंड में ये इतने ग्राम ऑफ y के साथ कंबाइन करता है, जबकि दूसरे कंपाउंड में ये इतने के साथ कंबाइन करता है. सो द रेशियो ऑफ y इन कंपाउंड 1 इज टू द मास ऑफ y इन कंपाउंड 2. निकाल लीजिए. दैट इज 0.471 इज टू 1.4095. So we can say the ratio comes as to 1:3. तो क्या 1:3 एक सिंपल होल नंबर रेशियो है? हाँ, मीन्स ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है. उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल से क्लियर होगा व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल और द कंबाइंड प्रोपोर्शन और वेट. समझने के लिए ये लॉ सबसे डिफ़िकल्ट लॉ में से एक आता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड दिस ताकि आपके दिमाग में रहे, लेकिन कुछ ये क्लियर होता नहीं है जब तक आप इसके एग्जाम्पल पर फोकस ना करें. सो लेट मी फर्स्ट रीड आउट. इट स्टेट दैट इफ two elements A and B combined with a fixed mass of element C to form two compounds, then the ratio of A and B in these compound is same or simple multiple of the ratio when they combine each other. तो सबसे पहले एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं. दैट इज, मान लीजिए A B C, I have 3 elements. तो A and B are the 2 elements. तो आपका जो ये लॉ है वो ये कहता है कि ये दो अगर कंबाइन करेंगे तो लेट से इसने कंपाउंड बनाया AC, B और C कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनाया BC. यानी C के साथ A के कॉम्बिनेशन से A भी बना, C के साथ B के कॉम्बिनेशन से BC बना. तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, दोनों में C है.
तो हमारा ये लॉ कहता है कि यहाँ जो ए और बी का रेशियो आप देखोगे, ए और बी का रेशियो, तो जब ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें, आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बी। तो यहाँ रेशियो ऑफ ए एंड बी जो होगा वो इस रेशियो का या तो मल्टीपल होगा या सब मल्टीपल होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करूं विच कैन मेक यू फील बेटर। दैट इज, लेट्स से ए बी सी तीन एलिमेंट मान लेते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और ये दो कंबाइन होंगे। आप H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपने सुना हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो H2S बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो H2O बनाता है, राइट। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो दो कंपाउंड बनाता है। लेट्स से एक आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड SO3, राइट। तो जो अभी अभी मैंने आपसे कहा था उसे ज़रा मैं सिंप्लीफाई करूं तो पहला H2S, यहाँ हाइड्रोजन इज टू सल्फर, रेशियो देखिए 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 32 पार्ट सल्फर। यहाँ अगर आप देखोगे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 16 पार्ट ऑक्सीजन। तो आपका जो कंपाउंड एलिमेंट यहाँ सी था, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशियो देख लीजिए, तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 2:16, राइट। तो सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकल जाएगा, ऑक्सीजन टू सल्फर टू ऑक्सीजन कर दे रहे हैं, दैट इज 32:16, which comes as 2:1। सो मैं स्टेटमेंट को फाइनलाइज करता हूँ 2:1, राइट। नाउ सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशियो आपको कितना निकला है, 2:1। अब इससे बनने वाला दो कंपाउंड लेते हैं, SO2 एंड SO3। तो देखिए SO2 कितना हो गया, 32:32, 16 to the 32, so it comes as 1:1, right। तो मैं इसको जरा फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप लिखोगे 2/1 है आपका, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32:2, 16 3 जा 48, right। now see this 2/1, आप अगर इस 2/1 में 1/2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 1:1, राइट। और अगर आप इस 2/1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 2/3। दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल्स। तो जो मेरा की रेशियो है ये 2:1 है, उसमें मैंने एक फैक्टर को या तो आप यहाँ कहिए ट्वाइस किया, थ्राइस किया, रिवर्स करके ये 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गॉट दिस, राइट। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। वेल नॉर्मली मैंने यहाँ लिख दिया वेरीफाई अबव लॉ, पर हो सकता है कि अगर आप एग्ज़ाम में हो तो क्वेश्चन होगा यू नीड टू स्टेट कि ये जो डेटा है ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कंपाउंड आपका लिया गया है अमोनिया, देन वाटर एंड देन नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है अमोनिया NH3। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो बनाया H2O। और इस डेटा में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के बना रहा है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन 3। और अगर ऑक्सीजन 3 है तो नाइट्रोजन कितना होगा, 2 पार्ट नाइट्रोजन होंगे। अब इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए
मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले NH3 इससे डेटा ले लेता हूँ कि कॉमन आपका कौन सा है। इस दो में कॉमन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का करूँगा 1 पार्ट और देखूँगा कि अगर 1 पार्ट हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम वाटर में भी देखेंगे कि अगर 1 पार्ट हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना है, राइट। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मुझे डेटा दिया हुआ है दैट इज अमोनिया कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हुआ 17.65 ग्राम हाइड्रोजन combines with 82.35 gram nitrogen. Can I say that from the above data? Yes. So 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे 17.65 एंड इट विल कम्स 4.67। ये मेरा कैलकुलेट हो गया। दूसरे तरफ मैं लूँ H2O का भी डेटा हमें दिया हुआ है एंड दैट इज कितना ग्राम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन, देखिए वेट कॉमन कर लीजिए, जो कॉमन एलिमेंट है उसका वेट को आप कॉमन कर लीजिए और देखिए कि जो दूसरा एलिमेंट है वो कितना रिक्वायर्ड है, दैट इज 11.10, इट कम्स एज 8.01, राइट। तो जब हमारा एलिमेंट आपस में कंबाइन करेगा, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो इसके और इसके रेशियो में कंबाइन करेगा। सो आई कैन से दैट डिज़ायर्ड रेशियो, और मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये दोनों इसको कंबाइन कर रहा है, सो डिज़ायर्ड रेशियो इज 4.67 is to 8.01 1.71। अच्छा, ये जो रेशियो आपका निकला हुआ है कैसे निकलता है, अगर आपको नहीं आइडिया है तो इसे भी डिवाइड कीजिएगा 4.67 से, इसे भी डिवाइड कीजिएगा 4.67 से, इट विल कम्स एज 1.71। मैंने आपको बता दिया कि रेशियो कैसे लेना है। जरा इसको वेरीफाई करते हैं N2O3 में, यानी जब N2O3 आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो रेशियो कितना है। देखिए ये रेशियो किसका निकला है, सी ये पार्ट है आपका नाइट्रोजन, राइट, और ये है ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो, यहाँ भी नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लेते हैं। NH2 इस नाइट्रोजन कितना है 0.85 पार्ट इस टू 63.15 पार्ट, यहाँ भी रेशियो निकालेंगे। सो 36.85 डिवाइड कर दीजिए इसको इससे ही, एंड 63.15 इसको भी डिवाइड कर दिस, सो 1:2 कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये आएगा इतना, राइट। तो यहाँ जो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो था, ये जब आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने सेम रेशियो, देखिए अब आप अगर पिछला स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ आपको होगा सेम रेशियो और द मल्टीपल और द सब मल्टीपल्स, तो ये सेम रेशियो में आया। होप विद दिस न्यूमेरिकल द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज क्लियर। आवर नेक्स्ट लॉ इज द गाय-लुसाक लॉ। इट इज़ क्वाइट सिंपल, पर मैं आपको इसको न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपको मोल कंसेप्ट की ज़रूरत है जो आप अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो एक बार वो हो जाएगा तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिलेंगे। तो पहले देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टुगेदर, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लॉ केवल गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट पर ही अप्लाई होंगे, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहाँ गैसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जब गैसेस आपस में कंबाइन करेंगे, दैट इज व्हेन दे डू सो इन द वॉल्यूम विच बियर्स द सिंपल रेशियो टू वन अनदर। यहाँ एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। ये है आपका एसिटाइलिन गैस विच इज़ बर्निंग हियर, कंबशन रिएक्शन है, CO2 बना, H2O बना। तो आप अगर यहाँ देखोगे
तो 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन गैस, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस। तो ये जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा, यानी सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा। 2:5 सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। एंड टू वन अनदर एंड ऑल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट देख लेते हैं। 4 वॉल्यूम है आपका CO2 और 2 वॉल्यूम आपका है H2O। तो अगर मैं कहूँ कि 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन गैस कितना वॉल्यूम CO2 दिया, 4 वॉल्यूम, तो रेशियो कितना हुआ 1:2। 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन गैस कितना वाटर दिया, 2 वॉल्यूम, रेशियो क्या हुआ 1:1। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ। बट ये कब आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आप सारे गैसेस का मेजरमेंट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर लो। इसको मैं एंड कर देता हूँ, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी नहीं होने चाहिए। तो आप ऑलरेडी जानते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस के वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, गैसेस एक्सपेंड होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सारा मेजरमेंट एक टेम्परेचर पे ही लेना है। आप क्लास 11th में आए हैं तो आपको एक बता दूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये जो रिएक्शन है ये कंबशन रिएक्शन है। देखिए, गैसेस एसिटाइलिन गैस रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, जो आप वेल्डिंग में गैस देखते हैं ये वही गैस है, एंड इट गिव्स यू CO2 and H2O। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ STP 25 डिग्री, पर जब ये कंबशन रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है, तो क्या हम इस लॉ को लगा सकते हैं? तो ज़रा केमिकल रिएक्शंस को पूरी तरह से समझ लीजिए। 25 डिग्री टेम्परेचर रिएक्शन कंडीशन का मतलब हुआ, जो आप मेज़रमेंट लो, पहले आप जब इसको मेज़र करोगे तो 25 डिग्री पे मेज़र करोगे, उसके बाद पूरा रिएक्शंस हो जाने दीजिए, जो टेम्परेचर बढ़ना है बढ़ जाने दीजिए, वापस से फिर जब ये ठंडा होकर के 25 डिग्री पर आएगा तब आपको इस दोनों के वॉल्यूम को मेज़र करना है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शंस हमें मेज़रमेंट नहीं लेने हैं, हमें बिफोर लेने हैं और आफ्टर लेने हैं। बिफोर सेम टेम्परेचर, आफ्टर सेम टेम्परेचर, और तब आपको मेज़रमेंट लेने हैं। तो जो रेशियो ये फॉलो करने वाला है, दैट इज इट इज़ गोइंग टू बी द सिंपल रेशियो, राइट। सो दिस इज़ योर गाइड लुसेक लॉ। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। नाउ लेट्स लुक एट दिस लॉ विच इज़ टर्म्ड एज एवोगाड्रो लॉ। याद रखिए, एवोगाड्रो नंबर इनको रिस्पेक्ट देने के लिए बना है, इन्होंने एवोगाड्रो नंबर हमें नहीं दिया है। तो इनका जो लॉ है वो क्लास 11th के लेवल पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो लेट्स सी पहले लॉ क्या है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं आपको ज़रा समझाऊं। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन गैस डाला, वहीं इस सेम मेज़रमेंट का मेरे पास दूसरा कंटेनर है, राइट, और मैंने इसमें हीलियम गैस डाला। तो एवोगाड्रो लॉ का कहना है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखें, यानी इस कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर, इसके अंदर का टेम्परेचर, इसके अंदर का प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर अगर सेम रखें, तो जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के इस कंटेनर में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स हीलियम के इस कंटेनर में होंगे, ना ज़्यादा ना कम। आपको कन्विंस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एज अ पॉइंट मास, और दो गैसेस के बीच का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। लेट्स से दैट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, लेट्स से दैट चलिए 3 बना दे रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं। हीलियम का भी अगर आप गैस देखोगे तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ज़रा मैं आपको एक स्टेप आगे लेकर के जाऊंगा, जहां आपको आने वाले चैप्टर्स में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस है। इसके बीच में लगने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होना चाहिए। इस पेयर के बीच का फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, सेम वे इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, फोर्स नेग्लिजिबल।
द साइज ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। बहुत बहुत छोटा सा मास होगा। तो अगर इसकी साइज और इसकी साइज लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली बहुत सिमिलर है, यानी पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, तो साइज बराबर, फोर्स बराबर। अगर फोर्स बराबर है, फोर्स बराबर का मतलब हुआ इसके बीच में भी फोर्स नेग्लिजिबल होना चाहिए, इसके बीच में भी नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो इनकी दूरी आपस में फिक्स होनी चाहिए। यही चीज़ एवोगाड्रो ने कहा था कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में हैं और इस कंटेनर में है वो आपस में क्या है, वो सेम है, राइट। सो दिस वाज आवर एवोगाड्रो लॉ। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिस पर हमारी पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है। पर याद रखिए ये लॉ आज से 200-300 लगभग 200-300 साल पहले दिए गए हैं। तो अब कई सारे मॉडर्न लॉ भी आ गए हैं जो हमें पढ़ने हैं, पर हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बेस है वो इन्हीं 5-6 लॉ के आसपास है। उम्मीद है आपको सारे लॉ अब क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मीन टाइम, thanks for watching. Be healthy. Keep studying. Thank you.